आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हम आपके लिए इस बार लेके आए हैं क्लास 12 की इंटीग्रेशन की सीरीज। पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा बेसिक बेसिक करते करते हम हाई लेवल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी में भी हम लोग केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो जो एग्जांपल्स अच्छे हुआ करेंगे पहले उन्हें ट्राई करेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप सब इस पूरी सीरीज को नोटबुक और पेन लेके करें और अपने साथ के सही बच्चों तक इस पूरी सीरीज को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी को पता है कि स्कूलों में कितनी पढ़ाई हो रही है आजकल, तो केवल स्कूल के भरोसे रहना तो संभव नहीं है किसी के लिए भी। तो हमारी इस पूरी सीरीज में हमारे साथ चलिए, जितने क्वेश्चन हम कराएंगे वो सारे करिए। अगर कोई समस्या आती है फिर भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग हमें वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहीं पर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हमें आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटीग्रल के मतलब से। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमको डिफरेंशिएशन का मतलब पता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको डिफरेंशिएट करिए, यानी कि इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़िए, उसे कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। अब उन्हीं स्मॉल पीसेस को अगर मैं आपसे जोड़ने के लिए कहूं, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि समेशन। छोटे छोटे पीसेस को जोड़ना ही, वापस इस पेन की फॉर्म में लाने को ही हम इंटीग्रेशन कहेंगे। अब आप ये बात सोचिए जरा एक बार, कि अगर इसके पीसेस कर रहे हुए थे हमने और उनको वापस जोड़ा जाए, तो ये पेन एग्जैक्ट उसी शेप में तो नहीं आ पाएगा। तो छोटे छोटे पीसेस बचेंगे हमारे नीचे पड़े हुए, उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे, जिसका हम यूज अभी थोड़ी देर में आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, इंटीग्रल्स, इस इंटीग्रल्स को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, हम इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, अगर हमको कहीं पर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डेरिवेटिव करते वक्त हम लोग लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव में मतलब होता था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव में जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता था वो चीज अपॉन में आती थी, यानी कि dx। लेकिन इंटीग्रल्स में जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है वो इनटू में आता है। ये है अंतर इन दोनों में। अब देखिए, इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें आपको इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इस पूरे का इंटीग्रल हमें करने को दिया जाए, यानी एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजें इकट्ठी लिखी जाए ना कहीं पर, तो दोनों कट के वन दे देंगे आउटपुट, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। क्योंकि देखिए, इस इंटीग्रल से ये डी हट जाएगा, ऐसा मान सकते हैं, इस dx से ये dx हट जाएगा, तो हमारा केवल ले देके बचेगा एफ एक्स और एक कांस्टेंट। ये वो सी कांस्टेंट है, ये सी वही कांस्टेंट है जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था, कि पेन के पीसेस को अगर जोड़ा जाए तो पेन एग्जैक्ट शेप में नहीं मिलेगा, छोटे छोटे कांस्टेंट बच जाएंगे, ये वही है। यानी आप मान सकते हैं कि सारी एक्स वाली चीजें यहां पर हैं, और जिन चीजों में भी एक्स नहीं होगा यानी कि कांस्टेंट्स होंगी, वो सारे हम लोग इकट्ठे करके लिख देंगे एक सी बना के। तो इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए, एंटी डेरिवेटिव, और इसी को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। किसी भी नाम से लिखा हुआ आपको ये मिल सकता है। तो ये तो हुआ इसका बेसिक मतलब। अब देखिए, इंटीग्रेशन में हमको शुरुआत में कुछ नए फॉर्मूले नहीं पढ़ने। हमारे पास जो डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूला थे, हमें उन्हीं को इस्तेमाल करना है। पहले मैं वो सारे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पेज नंबर 290 पे पूरी लिस्ट दी गई है उन सारे फॉर्मूलाज की। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, चेक करिए। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, दो तीन एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कॉस एक्स होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसका इंटीग्रल कर दूं कॉस एक्स का, तो मुझको साइन एक्स ही मिलेगा अलॉन्ग विद कांस्टेंट। देखिए, इसका इंटीग्रल करने पर ये मिल रहा है। तो अब जब भी हमसे cos x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम sin x लिखेंगे, लेकिन हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव में अवेलेबल था। ऐसे ही अगर मैं cos x का डेरिवेटिव करूं, तो उसको माइनस का sin x बोलेंगे। इसी तरीके से अब अगर हम sin x का इंटीग्रल करें,
साइन एक्स का, तो आएगा तो कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस भी इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। इसी तरीके से अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी 6 डेरिवेटिव के फॉर्मूलों से हम लोग 6 इंटीग्रल के फॉर्मूले तो बड़े आराम से पा सकते हैं बिना याद करे। ओके, ऐसे ही डी बाई डी एक्स, अब देखिए हमारा लॉग एक्स हुआ करता था 1/x, इसीलिए अब अगर 1/x का इंटीग्रल करा जाए तो हमको log x ही मिलेगा, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है हमें। ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, हमारा e की पावर x था, तो e की पावर x का इंटीग्रल तो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। ऐसे ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें अभी याद नहीं करना, हम शुरू में केवल डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज की हेल्प से ही इंटीग्रेशन करेंगे। यानी मान लीजिए एनसीईआरटी की जो पहली दूसरी एक्सरसाइज हैं, ये तो हम कुछ नए फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हो जाएंगी पुराने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज से। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले ना एक चीज रह गई है, हमारी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है ये है तो इंटीग्रल्स के लिए ही, लेकिन ये हमसे कहता है कि ना आपको कोई फॉर्मूलाज का यूज नहीं करना, इंस्पेक्शन यानी कि जज करिए, पहचानने की कोशिश करिए और उसकी मदद से इंटीग्रल बताइए। देखिए हमको इंटीग्रल करने को बोला गया है cos 2x का, तो हमसे कह रहा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करिए और ये बताइए। तो हमको केवल ये सोचना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा इसकी वैल्यू जो भी यहां पर आएगी उसका डेरिवेटिव करने पर वापस ये मिलना चाहिए। ऐसी वैल्यू जिसका डेरिवेटिव करने पर cos आए वो होती है sin 2x। तो अगर मैं आपसे कहूं कि sin 2x का डेरिवेटिव करिए तो वो आएगा cos 2x और एक मल्टीप्लाई में 2 और आएगा। तो अब ये जो d बाई डी एक्स है, अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल। ऐसे देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और यहां बचा हमारा sin 2x। अब इस 2 को हटा दें यहां से तो 1/2 sin 2x, तो बचा हमारा केवल cos 2x और इंटीग्रल। अब देखिए ये वही चीज है जो हमें ढूंढने को उसने कही थी। अब मैंने आपसे कहा कि इस डी बाई डी एक्स को इधर भेज दें, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने इसको यहां भेज दिया, या फिर ये समझ लीजिए कि हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया एक तरह से। तो यहां से इंटीग्रल से डिवाइड हट जाएगा और यहाँ इंटीग्रल लग जाएगा और एक यहाँ पर प्लस का सी और आ जाएगा। तो ये है हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कि हमको कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमें ये सोचना है कि डेरिवेटिव में ऐसी कौन सी वैल्यू थी जिससे हमको ये मिल रहा हो, बस। तो ऐसे क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमने एग्जांपल लिख दिया एक कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और डीएक्स। देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कुछ मूल मंत्र की जरूरत है, और वो ये कि हमें जितने इस बार यानी कि जितने डेरिवेटिव्स में फॉर्मूले मालूम थे, दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा चेन रूल, ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे पास अभी इंटीग्रेशन में नहीं है। हमें इंटीग्रेशन करने के लिए अपने बेसिक फंडामेंटल्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो और वो कैसे हैं वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कि ये दो चीजें मल्टीप्लाई में तो अभी हम इनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसकी इंटू इसमें कर दूं और इसकी इंटू इसमें कर दूं तो हमें कुछ भी करके अपने जो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला थे उन तक पहुंचना है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हमें इंटीग्रेशन मिलता है। तो देखिए अगर एक बार कोसेक की इंटू कोसेक में करी जाए तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक की इसमें करी जाए तो कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, और इस पूरे का डीएक्स इंटीग्रल। अब देखिए अब इंटीग्रल इसके लिए अलग हो जाएगा, इस पूरे के लिए अलग हो जाएगा, प्लस का मतलब यही है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपसे कहूंगा, सोचिए ऐसा क्या था जिसका डेरिवेटिव करने पर कोसेक स्क्वायर मिलता था, और वो था कॉट एक्स। कॉट का डेरिवेटिव करने पर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स मिलता था, तो अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। ओके मैं उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। ऐसे ही अब इसमें भी मैं आपसे ये कहूंगा, सोचिए वो कौन सी टर्म थी इसका डेरिवेटिव करने पर हमको ये दोनों मिलते थे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और वो था कोसेक एक्स। तो अब इस पूरे का इंटीग्रल करने पर भी वही मिलेगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ। देखिए इस पूरे का इंटीग्रल हमारा ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारे मोटिव क्या होता है, डिनोमिनेटर को गायब करना है, हमने पूरे क्वेश्चन को न्यूमरेटर में लाना है, वही प्लस माइनस की फॉर्म में। तो एक बार 1 के नीचे लिख लें कॉस स्क्वायर एक्स को, एक बार साइन एक्स के नीचे। तो जब 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, साइन एक्स के अपॉन में ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये
इंटीग्रेशन हमारा। ओके, अब 1/cos² हम सब जानते हैं कि sec² होता है, माइनस एक sin/1 cos बन गया हमारा tan x, और 1/1 cos बच गया हमारा sec x, इस पूरे का इंटीग्रल। ओके, अब फिर वही बात जो यहां पर आई थी, किसका डेरिवेटिव करने पर sec² मिलता था? tan का, तो इसका इंटीग्रल करने पर हमको tan x ही मिलेगा। ओके, अब किसका डेरिवेटिव करने पर हमको ये मिलता था? sec x into tan x, sec x का, तो इसका इंटीग्रल करने पर भी हमको sec x ही मिलेगा। तो देखिए ये दो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी होने वाली है। चलिए अगले एग्जांपल में बढ़ते हैं। हाँ जी, तो 7.1 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो उसमें जो शुरू के 5 क्वेश्चन है वो है हमारे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले, यानी कि हमको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, केवल डेरिवेटिव्स की हेल्प से उन्हें शुरू करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, इंटीग्रल बताना है हमको sin 2x का, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। अब इंटीग्रल का मतलब है हमको सोचना है किसका डेरिवेटिव करने पर sin 2x आता था। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए d/dx ऑफ cos 2x आता था हमारा sin 2x, और वो भी 2 माइनस के साथ। अब हमको यही चीज पूछनी है, अब मैंने आपसे कहा था ना कि दोनों तरफ इंटीग्रल कर देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर sin 2x का इंटीग्रल कर दूं तो ये 2 भी इधर आएगा, माइनस भी इधर आएगा, और इंटीग्रल से डेरिवेटिव कट जाएगा। तो यानी यहाँ बचा हमारा cos 2x और माइनस का 1/2। ये देखिए यहाँ इंटीग्रल लग गया और ये हमारा प्लस सी, यानी कि ये माइनस का 2 डिवाइड में आ गया और cos 2x, यानी कि sin 2x का इंटीग्रल जो है हमारा वो होगा माइनस का 1/2 cos 2x प्लस सी। ऐसे यहाँ पर आते देखिए, अब इंटीग्रल पूछा है cos 3x का, हम फिर वही सोचेंगे किसका डेरिवेटिव करने पर ये मिलता है। अब sin 3x के डेरिवेटिव से हमको ये मिलता है, तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, देखिए d/dx ऑफ sin 3x आता है हमारा cos 3x। अब हमको इस cos 3x का साथ में 3 भी आता है। अब अगर मैं दोनों तरफ देखिए इंटीग्रल कर दूं तो यहाँ तो इंटीग्रल में आएगा 3 cos 3x dx, और यहाँ दोनों चीजें हट जाएंगी, इंटीग्रल और डेरिवेटिव बचेगा केवल sin 3x, और एक प्लस सी इंटीग्रेशन किया है। तो अब 3 को डिवाइड में इधर भेज दें, 1/3 sin 3x प्लस सी, तो ये हुआ हमारा cos 3x का इंटीग्रल, यानी ये हुआ हमारा आंसर। ओके, ऐसे ही अब इसकी बात करें तो किसका डेरिवेटिव करने पर e की पावर 2x आता है? e की पावर 2x का। तो यहाँ पर अगर लिख दें d/dx ऑफ e की पावर 2x इज 2e की पावर 2x। अब फिर वही काम करना है, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा जाएगा 2e की पावर 2x dx, और ये हट जाएंगे दोनों, तो बचेगा e की पावर 2x प्लस सी, इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं। अब इस 2 को डिवाइड में ले आऊं तो 1/2 e की पावर 2x। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जब मैं इस 2 को डिवाइड में ला रहा हूं तो 2 इसके नीचे भी आएगा, और चलिए इसके नीचे भी लगा देता हूं, यहां बचा e की पावर 2x dx। अब होता क्या है, वो पहले जो c था वो भी एक कांस्टेंट था, अब जो c/2 है वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ये अगर स्मॉल c/2 था तो इसे कैपिटल C बना देंगे और ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, ये आ गया हमारा इंटीग्रल। तो यही बात ध्यान देने वाली है कि वो पहले भी कांस्टेंट था, c/2 भी अभी एक कांस्टेंट है, इसलिए उसे प्लस सी लिख के छोड़ दिया। तो ये हुए हमारे 3 क्वेश्चन। चलिए अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे फिर बोल रहा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कि इंटीग्रल बताइए ax प्लस b के होल स्क्वायर का क्या होगा। अब एक तरीका तो हमसे ये कहता है कि हम इसका पहले होल स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद सोचें। लेकिन अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये x के स्क्वायर वाली फॉर्म है, और x का स्क्वायर हमको तब मिलता था जब हम x के क्यूब का डेरिवेटिव करते थे, x क्यूब का डेरिवेटिव। तो क्या ऐसा हो सकता था कि d/dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब रहा हो, क्योंकि उसी के क्यूब के डेरिवेटिव में स्क्वायर मिला होगा। तो देखिए ये कुछ डेरिवेटिव आया होगा हमारा थ्राइस ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर, और फिर ax प्लस b का हमारा a आ गया होगा। अब देखिए ये टर्म मिल चुकी है हमको, अब हम फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ तो बनेगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, यहाँ पर इंटीग्रल से डेरिवेटिव हट जाएगा तो बचेगा ax प्लस b का होल क्यूब और प्लस का c। अब फिर वही बात आने वाली है कि इसको यहाँ से हटाएंगे, 3a को डिवाइड में लाएंगे, यानी इंटीग्रल के अंदर ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये 3a डिवाइड में आएगा तो इसके अपॉन भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा, यानी ये बना ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन में 3 और a प्लस
सी के अपॉन में भी आएगा, वो सी भी कांस्टेंट है, सी के अपॉन में 3a भी एक कांस्टेंट होगा, उसको इसलिए प्लस सी बोल देते हैं। तो ये मिल गया देखिए हमारा इंटीग्रल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, क्योंकि ये अकेले अकेले क्वेश्चन थे इसलिए इतनी डिटेल में लिखना इसको संभव था। ये दो चीजें प्लस माइनस में है तो सबको तो लिखना संभव नहीं होगा, हम थोड़ा सा ओरली भी करना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब इंस्पेक्शन से ही करना है हमको sin 2x का। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हम सोचेंगे किस चीज का डेरिवेटिव के sin 2x आता है, तो cos 2x का डेरिवेटिव है। तो एक चीज तो पक्की है कि इसका इंटीग्रल में पहले तो आया होगा cos 2x, लेकिन cos 2x के डेरिवेटिव में एक 2 भी आया होगा और एक माइनस भी आया होगा, वो दोनों चीजें यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगी। तो इसका तो इंटीग्रल हो गया ये माइनस। ओके, अब 4 को छोड़िए, ऐसे कैसा कांस्टेंट है क्योंकि ये e की पावर 3x, e की पावर 3x का डेरिवेटिव करा होगा तो e की पावर 3x ही मिला होगा along with 3। तो वो e की पावर 3x ये रहा और जो मल्टीप्लाई में 3 था वो डिवाइड में आ गया और एक हमारा हो गया प्लस का c। तो देखिए इसका ये हुआ इंस्पेक्शन से हमारा इंटीग्रल। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन पे, जिन पे हम पे अपनी बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है और पूरे क्वेश्चन को जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में गिवन हो उसको सिंपल न्यूमरेटर में प्लस माइनस में लेके आना है और डेरिवेटिव के उन फॉर्मूलाज तक पहुंचना है जो हमें पहले से मालूम है, क्योंकि उन्हीं का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। अभी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पेज नंबर 290 पे एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं बेसिक हमारे पास, आपने एक बार उनको कहीं नोट डाउन कर लिया होगा और एक बार देख भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। जैसे हम लोग सब जानते थे डेरिवेटिव में अगर कोई कांस्टेंट टर्म अकेली मिलती थी, जैसे कि ये 1 है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता था, लेकिन इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रल में कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रल है वो x होता है। देखिए किस तरीके से। चलिए अब अगर हमें इंटीग्रल करने को मिले तो इसका इंटीग्रल अलग करेंगे, इसका इंटीग्रल अलग करेंगे। तो ऐसे लिख लें इसे 4 e की पावर 3x dx और 1 dx। अब 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा e की पावर 3x dx और ये 1 तो ऐसे कैसा। अब ये 4 देखिए ऐसे कैसा, e की पावर 3x, जैसा कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हम कर चुके, किस चीज का डेरिवेटिव करने पर e की पावर 3x मिला होगा, e की पावर 3x का। तो e की पावर 3x, लेकिन जब हमने डेरिवेटिव करा होगा e की पावर 3x का तो एक इंटू में 3 भी आया होगा, तो जब वो डिवाइड में आएगा तो अपॉन में 3 भी बनेगा। अच्छा अब देखिए, क्योंकि ये दो टर्म है तो एक प्लस सी यहाँ पे आना चाहिए इंटीग्रेशन करने के बाद, एक प्लस सी यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम अलग अलग प्लस सी नहीं लगाते, हम पूरे क्वेश्चन के एंड में एक बार प्लस सी लगा देंगे, क्योंकि वो दोनों सी जो अलग अलग आते हैं उन दोनों को ऐड करके भी एक नया कांस्टेंट बनेगा और हम बस वही लगाने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं 1। अब 1 का इंटीग्रल x क्यों होता है, तो मैं यहाँ नीचे लिख के दिखाता हूँ। देखिए अगर आप 1 को x की पावर 0 मान लें, x की पावर 0, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के हिसाब से 0 + 1 अपॉन 0 + 1, देखिए x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये हमारा x ही बन जाएगा। तो इस तरीके से x की पावर 0 मान लेते हैं 1 को, तो उसका इंटीग्रल x मिलता है। तो इसीलिए 1 का इंटीग्रल हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा एक प्लस सी कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन देखिए, अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो इनका इंटीग्रेशन अभी तो पॉसिबल नहीं है। हमारी बेसिक कैलकुलेशन ये कहती है कि हम इसको अगर अंदर भेज दें तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, ये पहले बन जाएगा x² और ये वहां बन जाएगा x² अपॉन में x²। ओके, ये दोनों टर्म्स कट गई तो ये बना x² - 1। अब x² का हम सब जानते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस 1 का इंटीग्रल जैसे यहाँ पर हुआ था x, ऐसे यहाँ भी x हो जाएगा प्लस c, ये बन गया x³ / 3 माइनस का x प्लस c। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब तीन चीजें प्लस माइनस में हैं तो तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। तो ये ax² का इंटीग्रेशन अलग, bx का इंटीग्रेशन अलग और c का इंटीग्रेशन अलग। अब ax² में a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा x² ऐसे कैसा, bx में b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा x dx ऐसे कैसा, और cx में c कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1। अब ये a ऐसे कैसा, x² का हमने अभी देखा यहाँ पर x³ / 3, तो x³ / 3, धीरे धीरे आप इनको याद कर लीजिए। प्लस का b ऐसे कैसा, अब x की पावर 1 है वो, तो x की पावर n+1 के हिसाब से x² अपॉन में 2 प्लस c ऐसे कैसा, और 1 का इंडिकेशन अभी हमने दोनों क्वेश्चन में देखा x होता है, तो x और एक प्लस का c। मैं उम्मीद करूंगा ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है इंटीग्रल चाहिए 2x² + e की पावर x का। तो हमेशा की तरह प्लस है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो अब इधर इसका अलग होगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, x² बचेगा, और इसका अलग होगा तो ये ऐसे क्या ऐसा। अब देखिए x² का इंटीग्रल हमको पता है, ये 2 ऐसे क्या ऐसा x³ / 3 प्लस
ई की पावर एक्स का भी हम सब जानते हैं ई की पावर एक्स होता है और प्लस सी ऐसे कैसा, ये हुआ हमारा इसका इंटीग्रेशन। अच्छा अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पर रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, जब तक ये पावर नहीं हटेगी अंदर वाली वैल्यूज का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अब पावर कटाने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको ओपन करना है, तो a का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x होता है प्लस b का स्क्वायर ये वन अपॉन एक्स माइनस टू a और ये b। ओके अब ये दोनों टर्म्स कट गए एक दूसरे से, बचा हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन में बहुत से बच्चों को मतभेद रहता है। देखिए वन अपॉन एक्स में अगर आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर माइनस वन। अब अगर आप यहाँ पर आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो बन जाता है x की पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, तो x की पावर जीरो अपॉन जीरो, अपॉन में जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि x की पावर अपॉन में 2 3 4 हो तब तो इसे ऊपर लेके जाके x की पावर माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री बना के x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी वन अपॉन एक्स हो केवल, तो हमें ध्यान रखना है कि log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स था, इसलिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल भी log x ही होगा। मैं उम्मीद करूंगा ये बात ध्यान रखें, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। माइनस ये टू ऐसे कैसा वन, अब वन का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं एक्स होता है प्लस सी, तो ये हुआ हमारा इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इस पे आते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का हमारा एक बहुत ही पुराना तरीका है। मैंने आपसे कहा हमको डिनोमिनेटर से बचना है। डिनोमिनेटर में देखिए अकेली वैल्यू है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे ही पॉलिनोमियल है, सेपरेट कर लीजिए। बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का सेपरेट, यानी कि एक बार एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए dx प्लस एक बार 5x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए dx, और एक बार 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए। ओके अब एक्स स्क्वायर से क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए केवल और केवल x dx प्लस यहाँ पर 5 को बाहर कर दें तो अंदर बचा केवल 1 dx माइनस ये 4, और ये है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब x का इंटीग्रल हम सब जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, ये 5 ऐसे कैसा, 1 का इंटीग्रल हमारे लिए x होता है, बहुत देर से कर रहे हैं हम ये काम, माइनस का 4 ऐसे कैसा। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस टू बनेगा, तो x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये बन गया x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी कि सिंप्लीफाई होके माइनस का वन अपॉन एक्स, तो ये भी बन गया माइनस का वन अपॉन एक्स, यानी ये प्लस हो जाएगा और अपॉन में ये। तो ये है तरीका हमारा, वन अपॉन में एक्स की कुछ पावर आए तो उसको ऊपर लेके जाओ और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लो। कुछ दिन शुरू में हमें ये काम लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसको मुंह जबानी हम लोग कर दिया करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 13 14 मैंने लिख दिए हैं, जिसमें 12 में फिर से वैसा ही है, एक पॉलिनोमियल ऊपर है नीचे x है रूट के साथ, तो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू प्लस माइनस में है नीचे अकेली वैल्यू है, तो सेपरेट करना विल बी द बेस्ट ऑप्शन। चलिए देखें, एक बार बनेगा ये एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस एक बार बनेगा 3x अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस एक बार बनेगा 4 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। ओके अब ये x की पावर 3 है और ये हाफ है x की पावर, जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगी x की पावर केवल और केवल 5/2। ओके प्लस ये 3 बाहर कर दें, ये x की पावर 1 है और ये हाफ है, तो ये बचनी चाहिए हमारी 1/2। ओके dx प्लस अब 4 ऐसे के ऐसा, इसको भी ऊपर लेके जाएं तो बनी माइनस की 1/2 और ऐसे कैसा। अब यहाँ भी x की पावर n x की पावर n x की पावर n, सेम फॉर्मूला हमको हर जगह लगाना है, तो x की पावर n का फॉर्मूला देखिए ये बनेगा x की पावर 5/2 प्लस वन अपॉन 5/2 प्लस वन। ओके ये 3 ऐसे कैसा, यहाँ भी x की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन प्लस 4, यहाँ पर भी x की पावर माइनस 1/2 प्लस वन अपॉन माइनस 1/2 प्लस वन प्लस सी। ओके अब ये देखिए ये बन गया x की पावर 7/2 अपॉन में भी 7/2 आएगा, तो वो 7 और 2 ऊपर चला जाएगा प्लस ये 3 ऐसे कैसा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 घूम के ऊपर गया, तो ये बन गया हमारा 6। ओके प्लस ये 4 ऐसे कैसा, x की पावर माइनस 1/2 प्लस वन यानी प्लस की 1/2
अपॉन में भी फिर 1/2 आएगा, तो वो चलो कर दे, इसको 8 कर देगा, प्लस का c, नीचे है 1। तो ये आया हमारे इस पूरे का इंटीग्रल। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13 पे देखिए। अब इस वाले में यानी 12th में और 13th में एक ही अंतर है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक वैल्यू थी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू है, तो सेपरेट करना तो कोई खास अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक तरीका जो ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा हेल्प करेगा वो ये होगा लॉन्ग डिवीजन, जो हम लोग 9-10 से करते हुए आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन। लेकिन वो फाइनल ऑप्शन होना चाहिए हमारा, जब हमें कुछ और ना समझ में आए ऐसे वाले पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में, तो लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर दो। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल दिख रही है, इन दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो बचेगा x-1, इन दोनों में से भी प्लस का 1 कॉमन लें तो x-1, अपॉन में x-1 ऐसे का ऐसा। ओके, अब ये x-1 और ये x-1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस का 1 अपॉन में x-1। तो ये x-1 से ये x-1 हट गया, बचा केवल x स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है x³ 3 होता है और 1 का x होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए एक वैल्यू तो रूट में है और 2 वैल्यू सिंपल ब्रैकेट में दी हुई हैं, तो इस रूट वाली वैल्यू को एक बार 1 के पास एक बार x के पास भेजा जा सकता है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो रूट x बन जाएगा माइनस, जब ये इसके पास जाएगा तो x की पावर 1 यहाँ, x की पावर हाफ यहाँ, यानी 3/2 बन जाएगा ये। अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 का x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस का c, तो ये बन गया x की पावर 3/2 अपॉन में 3, अपॉन का 2 चला जाएगा ऊपर माइनस, ये बन गया हमारा x की पावर 5/2 अपॉन में 5 अपॉन का 2 चला गया ऊपर और प्लस का c। ये हो गए देखिए हमारे तीनों क्वेश्चन। वीडियो के बीच में ऐसे ऐसे आना पड़ता है क्योंकि आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, और अभी तक बहुत से बच्चों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाते रहें। अब बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लिख दिया हमने। 15 में भी देखिए एक पॉलिनोमियल ये रहा, एक रूट एक्स अलग से दिख रहा है, तो इस रूट एक्स को इसके पास इसके पास इसके पास तीनों जगह भेज सकते हैं ताकि एक सिंपल पॉलिनोमियल बन जाए हमारा। तो ये क्या बना देखिए, इसको एक बार भेजा 3x² इंटू में रूट एक्स, फिर 2x इंटू में रूट एक्स, फिर 3 के साथ में रूट एक्स और ये dx पूरे के लिए। तो देखिए ये 3 ऐसे कैसा, x की पावर 2 इसमें, x की पावर हाफ इसमें, 2 एंड हाफ 2.5, यानी कि x की पावर हो गई हमारी 5/2 प्लस ये 2 x की पावर 1 यहाँ पर x की पावर 1/2, ये दोनों ऐड होके बन गए x की पावर 3/2 प्लस 3 x की पावर 1/2। इस पूरे का कर देते हैं इंटीग्रेशन। देखिए 3 बाहर निकल जाएगा हमारा, ये x की पावर 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 अपॉन 7/2 चला जाएगा ऊपर। ओके, प्लस ये 2 ऐसे कैसा, x की पावर 3/2 का 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ये 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये बन गया हमारा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ये देखिए यहाँ से 3/2 प्लस 1 बनेगा 5/2, तो 5 तो यहाँ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया हमारा 4 x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस ऐसे देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1 बनेगा 3/2, तो 3 तो यहाँ रुक जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 6 x की पावर 3/2 बाई 3 प्लस 3। अब इस 3 से चाहे तो इसे काट दीजिए, और तो कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर। अब 16 पे आते हैं, देखिए 1 2 3 सब प्लस माइनस में अलग अलग है, यानी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो 2x का इंटीग्रेशन के लिए 2 को बाहर करा, x का होता है x की पावर n वाले फॉर्मूले से x²/2। ओके, अब 3 cos x में 3 को बाहर किया, कांस्टेंट टर्म बाहर होती है, cos x का इंटीग्रल होता है हमारा sin x। ओके, प्लस e की पावर x का इंटीग्रल हमारा e की पावर x होता है प्लस c, इस 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर आया x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। अच्छा सपोज करिए कि ना पूरा सॉल्व करने के बाद ये प्लस c तो है, यहाँ पे ना कहीं हमारा प्लस का 1 या 2 भी आ जाता, तो हम क्या करते, आप उस +1 को या +2 को आंसर तक लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उस 1 को आपको c के अंदर ऐड करके एक नया कांस्टेंट लिखना पड़ेगा।
आंसर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपका +1 +2 +3 यानी कि कोई भी कांस्टेंट अकेला नहीं दिखेगा, वो सारे सी में जाके ऐड हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी हो सकता है आपके आंसर में 1 2 3 4 दिख जाए आपको, या फिर लॉग ए अकेला दिख जाए, साइन ए अकेला दिख जाए, वो सारी वैल्यू कांस्टेंट्स होती हैं, तो सारी कांस्टेंट में जाके ऐड हो जाएंगी, वो आंसर में आपको नहीं मिलेंगी। आप समझोगे कि आपका गलत आ रहा है फिर आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते देखते आप लाइक बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है ये सफल हो जाए। हम लोग आपके लिए ही बना रहे हैं, वरना एनसीईआरटी तो देखिए बहुत सिंपल होती हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इनको शेयर करिए। अभी तक सबने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं 17th क्वेश्चन। अब देखिए, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, सब अलग अलग है, सबका इंटीग्रेशन फिर से अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर का हुआ हमारा x³/3 -3 कांस्टेंट। अब देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x। तो ये रहा माइनस का प्लस और ये रहा cos x प्लस का 5 ऐसे कैसा। अब देखिए, रूट एक्स यानी x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी ये प्लस का c। तो ये बन गया 2/3 x³ प्लस का 3 cos x, 5 टू हो गया 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। देखिए, आप क्वेश्चन को उस लेवल तक सॉल्व करेंगे जहां तक आपको लगता है कि और सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। इस बार वैसे ही सब कुछ सब्जेक्टिव होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सबसे पहले शुरू एग्जांपल्स हमने किए थे। तो सेक की वैसे हमें नहीं पता इंटीग्रेशन, लेकिन एक बार इसके इंटू इसमें करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा रास्ता दिख जाए। देखिए, सेक की सेक में भी तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस ये बन गया सेक एक्स इंटू 10x। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ऑटोमेटिकली 10x, ओके। सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का डेरिवेटिव करने पे आता है सेक एक्स इंटू 10x, तो इसका इंटीग्रल करने पे आएगा सेक एक्स और प्लस का सी। ऐसे कैसा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ओके। अगले पे आते हैं। देखिए, वैसे तो हमें सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने आप में मालूम है, लेकिन वो तब जब ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस में लिखी हुई मिलती, डिवाइड में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले का इंटीग्रेशन अलग लिख दो, नीचे वाले का अलग लिख दो ना, हमें इसको न्यूमरेटर में प्लस माइनस की फॉर्म में लाना है। जो फॉर्म दिखेगी तब सोचेंगे इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए, तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इसको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ओके। सेक होता है 1/cos स्क्वायर एक्स और कोसेक होता है 1/sin स्क्वायर एक्स dx। अब ये साइन सबसे ऊपर और कॉस नीचे, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया हमारा tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए, हमको सेक स्क्वायर एक्स का तो मालूम था इंटीग्रेशन 10x, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का नहीं मालूम। तो यहीं पर हमारी जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है या फिर 11th की है, वो अपना रोल प्ले करेगी। हम इसका इंटीग्रेशन भले ही नहीं जानते, लेकिन इससे मिलती जुलती एक वैल्यू है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो tan स्क्वायर एक्स को हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स -1 में सेक स्क्वायर एक्स का हो गया हमारा इंटीग्रेशन 10x, और 1 का हम सब जानते हैं x और प्लस का c, ऐसे कैसा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, तभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया है हमने, 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब फिर से वही समस्या है, जब तक ये डिनोमिनेटर में से वैल्यू नहीं हटेगी तब तक हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में से हटाने का सबसे आसान तरीका यही है इस वक्त कि एक बार 2 के अपॉन में लिख लीजिए, एक बार इसके अपॉन में। तो ये क्वेश्चन बनेगा 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ dx लेते हैं, 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। अब 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये बन गया 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस 3 बाहर गया, sin अपॉन cos एक तो बन गया tan x और 1 अपॉन cos बन गया sec x dx, ओके। अब ये 2 बाहर निकल गया, sec स्क्वायर एक्स का हो गया हमारा tan x, ओके, माइनस ये 3 ऐसे कैसा, sec x tan x का तक तो आपको याद हो गया होगा, ये होगा sec x प्लस का c। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये देखिए, लास्ट के दो क्वेश्चन जो है हमारे 21 और 22 एमसीक्यू हैं। तो 21 में देखिए क्या कह रहा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एबीसीडी, 4 ऑप्शन में पूछे हैं।
हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, चलिए कर देते हैं इसको थोड़ी सी कम जगह में। x की पावर ये 1/2 है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस, ऐसे ही ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 बनेगा, तो उसे कैसे लिखेंगे, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ओके, अब ये तो बन गया x की पावर 3/2, अपॉन में भी 3/2 चला जाएगा ऊपर प्लस। ओके, x की पावर -1/2 प्लस 1 यानी x की पावर प्लस की 1/2, अब नीचे भी 1/2 ऊपर जाएगा और एक प्लस का c। अब देखिए 2/3 x की पावर 3/2, 2/3, लेकिन ये पावर उल्टी है, यानी 2/3 x की पावर 3/2 ये ठीक है, 2x की पावर 1/2 ये ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अब तक तो आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 22 और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे हमको कह रहा है इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। fx की वैल्यू देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा है और fx लिखा है। अब सोचने वाली बात ये है, अगर हमने डी बाई डी एक्स कर दिया एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स बोला जाएगा, एफ डैश एक्स का तो कहीं जिक्र भी नहीं आगे, तो यानी कि अगर हम इंटीग्रल करें, क्योंकि हमसे एफ एक्स पूछ रहा है, एफ एक्स तब मिलेगा जब ये डी बाई डी एक्स हटे। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, जिस जगह पर डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल एक साथ होते हैं वो दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी हमें इस पूरी इक्वेशन का करना है इंटीग्रल बोथ साइड। तो जब यहां पर इंटीग्रल करेंगे तो देखिए ऐसे लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इधर भी करना पड़ेगा इंटीग्रल फिर हमको 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल। तो अब ये सब हट जाएगा तो केवल बचेगा यहाँ पर एफ एक्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में ये बात आपको। अब यहाँ पर इंटीग्रल करना है तो 4 ऐसे कैसा, एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 ऐसे कैसा, एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी बनेगी एक्स की पावर -4, तो एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 साथ में एक c। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी बनी है, कट गई देखिए, बचा एक्स की पावर 4 माइनस, अब ये तो बना एक्स की पावर -3, नीचे आके प्लस हो जाएगी और एक -3 यहाँ से, अभी ये इससे कट जाएगा और ये बीच वाली प्लस हो जाएगी, तो केवल बचा ये प्लस का c। अब ये एफ एक्स हमको मिल चुका है, लेकिन देखिए इनमें से कहीं पर भी किसी भी एफ एक्स में c नहीं दिख रहा, क्योंकि इस c की वैल्यू निकालने के लिए ही हमको ये कंडीशन दी हुई है f2 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहली क्वेश्चन ले लें, f2 इक्वल टू 0 का मतलब देखिए कंपेयर करिए, x की वैल्यू को 2 डाला गया है तब ये पूरा 0 हो सकता है, यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तब fx को 0 ले सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू को 0 कर दीजिए, x की वैल्यू को 2 डालिए तो 2 की पावर 4 हो गया ये 16 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो गया 8 प्लस c। तो c की वैल्यू देखिए ये दोनों इधर भेजे हैं तो c की वैल्यू, अब आपको ना पता है निकालने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना कंफर्म हो चुका है कि c की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये दोनों वैल्यू तो सेम रहेंगी। देखिए x की पावर 4 ये रहा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और c की वैल्यू नेगेटिव में, देखिए क्योंकि x की पावर 4 यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू पॉजिटिव है और ये दोनों तो उल्टे हैं, तो आंसर या तो a होता या c होता, लेकिन इसमें c की वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि ये दोनों इधर आएंगे तो c की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कितनी आ रही होगी देखिए, c की वैल्यू पक्का -129/8 आ रही होगी, जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की। तो हमारा ए आंसर सही हो चुका है, क्योंकि हम इस c की वैल्यू को इस जगह पुट कर देंगे तो एफ एक्स हमारा बन गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस का 129/8। तो ये थी हमारी पूरी पहली एक्सरसाइज। अब आप सब ध्यान से इसको पूरा करिए, कोई समस्याएं आए तो कमेंट में लिख के बताइए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट करिए, हम बहुत जल्द आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज लेके आएंगे एनसीईआरटी की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, ओमिक्रॉन से बच के रहिए। नमस्कार।